नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। मैं आशीष वर्मा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से योग्य अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ अध्यापकों के द्वारा अपने सभी विषयों का पूर्ण तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के गुरुकुल बैच से कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं की तैयारी कराया जाएगा और योद्धा बैच के नाम से कक्षा 12वीं के छात्र एवं छात्राओं की तैयारी कराया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क आपको YouTube चैनल पर क्लास मिलेंगे। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस YouTube चैनल के फ्री क्लास का लाभ उठाएं। हमारे प्यारे साथियों, हम लोग फिजिक्स के पहले भाग पार्ट 1 के पहला जो चैप्टर था वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, उसका हम लोग क्लास 1 में पिछले दिन हम लोग क्लास 1 पहला क्लास लिए थे। उसमें हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़े, एकदम बेसिक से पढ़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो साथियों, अब हम लोग अपने फिजिक्स के पहले पार्ट यानी कि अध्याय पहला का दूसरा क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग बिना विलंब किए अपना दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोग उस दिन यानी कि पिछले क्लास में आवेश के संरक्षण तक पढ़े थे। आवेश के संरक्षण हम लोग का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। वैद्युत आवेश के मात्रक, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं? तो वैद्युत आवेश के मात्रक एसआई मात्रक भी होता है, सीजीएस पद्धति में भी मात्रक होता है। तो वैद्युत आवेश के मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। हम लोग देख रहे हैं कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम है। इसके अन्य भी मात्रक हैं, अन्य छोटे मात्रक मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम है। आवेश का सीजीएस पद्धति में, हम सीजीएस पद्धति का जो जिक्र कर रहे थे, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैट कूलाम तथा आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक ऐब कूलाम होता है। अब देखिए, 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम ऐब बराबर 1/10 कूलाम होता है। हम लोग इसको खूब बढ़िया से आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा और नोट्स की तैयारी करिएगा, रिवीजन करिएगा। जितना क्लास आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उस क्लास पे आप लोग मेहनत करिएगा, इसका रिवीजन करना ना भूलिएगा। आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन करिएगा। रिवीजन जितना ही करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं आवेश के मात्रक। देख रहे हैं कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड कहिए या कूलाम कहिए। एसआई पद्धति में ही अधिकतर पूछा जाता है आपसे। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम। अन्य इसके छोटे मात्रक होते हैं मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम तथा सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक कहा जाता है। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? तो आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक आपसे पूछा जाए तो बताएंगे ऐब कूलाम। तो आप लोग आवेश के मात्रक को अभी समझे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आप लोग आवेश के मात्रक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक क्या है, आवेशन की विधियां। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, आवेशित करने की विधि होती है, तो हम लोग उसी विधि को आवेशन की विधि कहते हैं। तो आवेशन की विधि कितने प्रकार का होता है
वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो आवेशन की विधि देखिए, बताया जा रहा है कि किसी वस्तु को निम्न विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए विधि आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि घर्षण द्वारा भी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। जैसे दो वस्तुओं को लेकर आपस में रगड़ते हैं, उनका घर्षण कराते हैं तो वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो ये पहला विधि हो गया हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, यानी कि उसको हम प्रेरण विधि कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा होता है हम लोग का चालन। आवेशन की 3 विधियां होती है। पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा और तीसरा होता है चालन द्वारा। तो आइए हम लोग एक एक को क्रम से बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उसको लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है घर्षण द्वारा आवेशन, बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। विपरीत प्रकार के आवेश दोनों पर और समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है घर्षण द्वारा। देखिए, वही बताया जा रहा है कि बराबर तथा विपरीत प्रकृति यानी विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं दोनों वस्तुओं में। घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे घर्षण द्वारा आवेशन होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उन दोनों वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर दो वस्तु को हम रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर जितना धन आवेश उत्पन्न होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रहा है? धन आवेश और ऋण आवेश जैसे आपको उदाहरण में दिया जा रहा है। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को यदि हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाता है, यानी कि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वो इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला जाता है। रेशम के बताया जा रहा है कि रेशम के कपड़े पर वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए क्या होता है, कांच का जो छड़ होता है वो धनावेशित हो जाता है और रेशम का जो कपड़ा होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। और आवेश दोनों पर बराबर, जितना इस पर धन आवेश आएगा कांच की छड़ पे, ऋण आवेश उतना ही मात्रा में रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होगा। दूसरा आपको उदाहरण में दिया गया है कि जब आप एबोनाइट की छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की जो छड़ होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि ऊन से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के एबोनाइट की छड़ पर चला जाता है। तो जिस पर जाता है इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेशित होती है वस्तु, और जो देता है जिससे क्या होता है स्थानांतरित होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होता है और रेशम का यहाँ पे ऊन जो होता है ऊन धनावेशित हो जाता है। तो हम लोग अभी आवेशन की पहली विधि पढ़ रहे थे। आवेशन की पहली विधि घर्षण है, घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग अब इसी तरीके से दूसरी विधि की ओर चलेंगे, स्थिर वैद्युत प्रेरण, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा कैसे वस्तु आवेशित होती है हम लोग इसको समझते हैं। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है कि यदि इसमें क्या किया जाता है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है, संपर्क नहीं कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है। तो क्या होता है, अनावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है तथा दूर वाले पृष्ठ पर
समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही आपको बताया जा रहा है कि यदि आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाए, समीप लाए तो अनावेशित वस्तु की पास, अनावेशित वस्तु की जो पास वाली सतह होती है उस पर विपरीत प्रकृति तथा विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं और इस घटना के द्वारा जो वस्तुओं को आवेशित करने की विधि है उसे हम स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। आवेशन की दूसरी विधि है, हम लोग आवेशन की दूसरी विधि को समझ रहे हैं। जैसे हम लोग आगे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये वाली वस्तु जो है, वस्तु जो पहली है ये आवेशित वस्तु है, आवेशित चालक है और ये कोई अनावेशित चालक है, अनावेशित वस्तु है। देखिए जब हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाला जो पृष्ठ है उस पर इसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये धनावेशित है तो इस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। और इसके दूर वाले जो फलक है, दूर वाला जो पृष्ठ है, सतह है, उस पर इसके समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये धनावेशित है तो इसमें भी धन आवेश दूर वाले सतह पर उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन या स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। इस विधि को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। इसमें भी वही किया गया है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आवेशन की दूसरी विधि स्थिर वैद्युत प्रेरण में किस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है और जब हम समीप लाते हैं अनावेशित वस्तु को तो आवेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं और इस स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे इसी क्रम में समझते हुए। प्रेरण विधि द्वारा वस्तु पर प्रेरित आवेश की अधिकतम मात्रा, अनावेशित वस्तु पर कितना अधिकतम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, कितना आवेश उत्पन्न हो सकता है अनावेशित वस्तु पर, उस अधिकतम आवेश की मात्रा को ज्ञात करना होगा। तो हम इसको Q डैश से दर्शा रहे हैं, यानी कि अनावेशित वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, प्रेरण द्वारा उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेशित वस्तु का आवेश और इंटू 1 - 1 के इतना के बराबर ही अनावेशित वस्तु पर हमारा क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है Q डैश। Q डैश क्या है, अनावेशित वस्तु का आवेश जो प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न हुआ आवेश जो है वो आपका Q डैश है। तो हम अनावेशित वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। Q डैश बराबर आवेशित वस्तु पर कुल आवेश का क्या होता है, 1 - 1/K के बराबर होता है। जहां Q जो दिया है, Q वो प्रेरक वस्तु पर आवेश है। प्रेरक वस्तु मतलब जिस आवेशित वस्तु से हम क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु को प्रेरित करते हैं, यानी कि इसका आवेश Q है। ये आवेशित वस्तु है, इसका कुल आवेश Q है और अनावेशित वस्तु पर जो आवेश आ रहा है वो Q डैश है। तो अनावेशित वस्तु पर इसके प्रेरण के कारण कितना आवेश Q डैश आ रहा है उसको ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला था जो हम लोग अभी समझ रहे थे कि Q डैश बराबर Q इंटू 1 - 1/K के बराबर उत्पन्न होता है, जहाँ K आपका अनावेशित वस्तु का परावैद्युतांक होता है। K क्या है, जो अनावेशित वस्तु है उसका परावैद्युतांक होता है। हम लोग चलते हैं देखते हुए अगला क्या है हमारा आवेशन की विधि। आवेशन की जो लास्ट वाली विधि है चालन द्वारा। चालन द्वारा भी वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। चालन द्वारा आवेशन की विधि हम समझेंगे। देखिए चालन में क्या होता है, बाई कंडक्शन, यानी कि
इसमें क्या होता है, एक आवेशित चालक से दूसरे अनावेशित चालक को जोड़ा जाता है या संपर्क कराया जाता है। एक आवेशित चालक से दूसरे अनावेशित चालक का संपर्क कराया जाता है। जब हम संपर्क कराएंगे तो संपर्क के कारण आवेशित चालक में से जो आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इसमें समान प्रकृति का आवेश अनावेशित चालक पर जाता है, क्योंकि इसमें जो आवेश होगा वही आवेश स्थानांतरित होकर के अनावेशित चालक पर जाता है। तो देखिए हम लोग इससे समझते हैं क्या कि किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये आवेशित चालक हैं, ये आवेशित चालक है और ये अनावेशित चालक है। जब हम इस अनावेशित चालक का आवेशित चालक के साथ संपर्क कराते हैं, इसमें संपर्क करा दिए हैं, जोड़ दिया गया है, तो क्या होता है, इस पर जिस प्रकृति का आवेश होगा उसी प्रकृति का आवेश इसमें आ जाता है। उसी प्रकृति का क्या होता है, इस पर आवेश आ जाता है। जैसे हम लोग दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि हमने एक धनावेशित आवेशित चालक से एक अनावेशित चालक का संपर्क कराया, तो जिस प्रकृति का आवेश इस पर था वही आवेश अनावेशित चालक पर भी आ जाता है, यानी कि दोनों सेम प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है वस्तुएं या चालक। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन में यही होता है, समान प्रकार के आवेश दोनों चालक में होते हैं, क्योंकि आवेशित चालक पर जिस प्रकार का आवेश होगा उसी प्रकृति का आवेश अनावेशित चालक पर जाएगा जब संपर्क कराया जाता है। तो चालन में क्या होता है, अभी हम लोग आवेशन की 3 विधि पढ़े। पहली विधि था घर्षण द्वारा, वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और वो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। अभी 2 नंबर का हम लोग क्या पढ़े आवेशन की विधि, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि में क्या होता है कि हम एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक के पास लाते हैं, संपर्क नहीं कराते हैं, पास लाते हैं, तो उसके प्रेरण उससे प्रेरित होकर अनावेशित चालक पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है और अनावेशित चालक का जो पास वाला पृष्ठ होता है, सतह होता है, उस सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाला जो सतह होता है उस पे आवेशित चालक के समान आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तीसरा आवेशन की विधि में हम लोग समझे चालन। चालन द्वारा कैसे वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, तो चालन विधि में एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक के साथ संपर्क कराया जाता है। जब हम एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक से संपर्क कराते हैं या जोड़ते हैं, तो आवेशित चालक का जो आवेश होता है वो अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है और वो दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आवेशन की विधि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इसे अपने नोट्स पर नोट करिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम लोगों का है अब कूलाम का नियम। अभी तक हम लोग इस चैप्टर का जो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है, हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में केवल समझ रहे थे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वैद्युत आवेशों का गुण क्या होता है, आवेशन की विधियाँ क्या होती है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का संरक्षण क्या होता है। हम लोग ये सारे टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले और इस क्लास में लेकर के। अब हम लोग अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, 1785 ईस्वी में कूलाम ने यानी कि चार्ल्स अगस्तीन कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच 1785 ईस्वी में चार्ल्स अगस्तीन कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि वैद्युत बल
वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल आ जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो चार्ल्स अगस्तीन कूलाम है वो 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल यानी कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किए, जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार कूलाम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कूलाम के नियम को लिखते हैं और समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम में हम लोग लिखते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कहिए या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों कहिए। वैद्युत बल हम लिख दे रहे हैं कि क्या लिखे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्राओं, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। हम लोग क्या लिखे, कूलाम का नियम। हम लोगों ने अभी कूलाम का नियम लिखा है। क्या लिखे हैं हम लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम ने किस चीज के लिए नियम दिया है, तो कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे क्या होता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक बिंदु आवेश मान लीजिए कि Q2 है। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से मान लीजिए कि कितना दूरी पर है, ये दोनों बिंदु आवेश मान लीजिए कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, r है। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके बीच जो लगने वाला बल है वो मान लीजिए कि F है। इन दोनों आवेशों के बीच एक को अगर धनावेशित लेते हैं और एक को ऋणावेशित ले लेंगे तो आकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश हो जाएंगे। तो इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उसी बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम प्रस्तुत किए हैं। उस नियम को कूलाम के नियम से जाना जाता है। जैसे हम लोग लिख चुके हैं कूलाम का नियम क्या होता है, इसमें बताया क्या गया है, देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला जो बल है वैद्युत बल F, यही ना लगने वाला बल है। वैद्युत बल जो F है वो क्या कह रहा है कि उन दोनों यानी कि उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, यानी कि ये Q1 और Q2 जो दोनों आवेश हैं उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया जा रहा है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि चिन्ह अनुक्रमानुपाती का बना लीजिए और दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम Q1 इंटू Q2 कर सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब आगे क्या कहा गया है इस नियम में देखिए, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है? तो ये r दूरी है इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? r है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बल होता है वो दूसरे कंडीशन में, शर्त में ये बताया गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण दूसरा मान सकते हैं। तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो बल है वो कितना हो जाता है, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे आ जाता है आपका Q1 Q2 और बटे में r² के बराबर। यही होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम होता है। तो हम लोगों ने कूलाम के नियम को लिखा और बढ़िया से समझा, लिखा और बढ़िया से समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे अब क्या है। हम लोग कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण करेंगे आगे। कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण क्या होता है, तो क्या क्योंकि देखिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण है। जैसे हम लोगों ने बनाया था उसमें देखिए उस पिछले पेज पर, यहाँ पे दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, यहाँ भी दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। देखिए इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दूरी आपको r दिया है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है, और इस बिंदु आवेश को आपको मान लिया है Q1, ये आपका Q1 है, और ये आपका मान लिया है Q2। ये दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। इनके बीच लगने वाले बल जो हैं, इनके बीच आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसको F हम लोग माने थे। आकर्षण तथा जो प्रतिकर्षण बल लगता है दो बिंदु आवेशों के बीच, वो F होता है। तो हम लोग अभी अभी समझे कि जो बीच में बल काम कर रहा है F, वो क्या होता है? उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हमने समीकरण 1 बनाया था, 1 बनाएंगे। और फिर आगे हम लोगों को क्या बताया गया उस नियम में, कूलाम के नियम में, कि उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होता है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग का कर दीजिए, तो आपका ये दूसरा समीकरण मिल जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो जो बल है F है वो अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है Q1 Q2 बटे में r² के। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक आता है, यानी कि F बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक K आता है, K इंटू Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाता है, r का स्क्वायर हो जाता है, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम हो जाता है। यही फार्मूला हम लोग कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण है, कूलाम के नियम का हम लोग गणितीय निरूपण कर रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर क्या है, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जहाँ के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जहाँ पे अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जहाँ पर के अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जिसका मान क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9×10⁻9 होता है। 9×10⁻9 होता है, जिसका मान हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए या फिर 9×10⁻9 होता है। इस के जगह पे आप रख सकते हैं। अब क्या होता है कि इसके मान में यहाँ पर एक स्मॉल के होता है जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जब f बराबर, तो लिखेंगे k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, स्मॉल के होता है, इंटू लिखेंगे हम यहाँ पे k इंटू Q1 Q2 और बटा में r² होता है। ये स्मॉल के जो इसमें आपको दिख रहा है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। वो कैसा माध्यम होता है? जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रहते हैं उस माध्यम का, या इस दोनों आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है, वही परावैद्युतांक k है। अब वायु या निर्वात के लिए क्या होता है? वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है, वायु या निर्वात के लिए जो ये परावैद्युतांक का बात हो रहा है, परावैद्युतांक जो स्मॉल के आपको दिखाया जा रहा है, ये परावैद्युतांक के का मान 1 हो जाता है वायु या निर्वात के लिए। तब क्या हो जाएगा? तब हमारा कूलाम के बल का गणितीय निरूपण देखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल हो जाता है। यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे के मान रख के, तो इतना ही होगा, इंटू Q1 Q2 बटे में r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? वायु या निर्वात के लिए गणितीय निरूपण हो गया, वायु या निर्वात के लिए कूलाम का बल हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान जो है, अगर हम चाहें तो 9×10⁻9 भी रख सकते हैं इसके जगह पे। तब क्या हो जाएगा? F बराबर आपका 9×10⁻9 भी रख सकते हैं, इंटू क्या है Q1 Q2 और बटे में r²। ये भी चाहे तो आप रख सकते हैं, ये मान रखिए, या फिर 9×10⁻9 रखिए, या फिर यहाँ k है, ये k जो है कैपिटल के, ये आपका माध्यम अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है। तो दोस्तों ये हमारा था कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण। कूलाम के जो बल निकालने का, दो बिंदु आवेशों के बीच का जो बल निकालने का नियम है, उस नियम का यह गणितीय निरूपण था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि गणितीय निरूपण हम लोगों का कूलाम के नियम का बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका रिवीजन जरूर करिएगा, और आप लोग रिवीजन करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सहयोग करिएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताइएगा कि वो भी अपनी तैयारी कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग लाएं। तब तक के लिए हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। नमस्कार दोस्तों।